स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो बेटा हम बात करने वाले अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर के बारे में। और इस सैंपल पेपर में इस तरह के क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है। हर एक क्वेश्चन अलग अलग वैरायटी का है एंड सारी कैटेगरी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। एंड क्वेश्चन के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि हर क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सबसे पहले हमारे सैंपल पेपर में सबसे पहले हम सेक्शन ए करने वाले हैं, जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, 18 एमसीक्यू, 2 सर्च रीज हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द मीडियन ऑफ द डाटा। मीडियन हमें सबको मालूम है, मीडियन क्या होता है, हम मिडल वैल्यूज निकालते हैं, है ना। तो मीडियन हमें निकालना है यहाँ पे, जिसमें हमारे पास 6 नंबर दे रखे, इवन नंबर दे रखे। अगर ऑड नंबर होता तो हम इजीली निकाल पाते हैं, लेकिन यहाँ पर इवन नंबर है, इसमें यहाँ पे 2 मिडल वैल्यूज है। कौन कौन सी, एक 17 है और एक क्या है 19 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे 2। जब भी इवन वाला केस हो हमेशा ऐसे ही करना है, ऑड वाले में तो हम इजीली पहचान पाते हैं। ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 36/2। काटेंगे तो बेटा आपके पास मिडल वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 18 आ गई, और आपका आंसर कितना आ गया, बी आ गया। क्लियर, सिंपल है। चलिए इसी बात पे आगे बढ़ जाते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 2 आइडेंटिकल सॉलिड क्यूब्स ऑफ सॉलिड 3 है। हमारे पास क्या है, 2 आइडेंटिकल मतलब सेम है, और दोनों को क्या करा गया, मिलाया गया, सॉलिड क्यूब को मिला गया, एंड टू एंड उनको ज्वाइन करा गया। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी 2 क्यूब को, सेम क्यूब को जब ऐड करा जाता है, मिलाया जाता है, तो वो हमेशा 2 क्यूब मिला के एक क्यूबॉइड बनाते हैं। ठीक है, अब हर एक क्यूब की जो साइड है वो क्या है बेटा, 3a है। एक दूसरे वाले की भी, और मतलब पहले और दूसरे वाले की दोनों की जो साइड है वो 3a है। देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। हमें क्या बताना है, रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड आया है उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। सबसे पहले देखो फिगर में आपको बना के दिखाती हूँ यहाँ पे क्यूब की। यहाँ पे हमारे पास क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब हो गया, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा क्यूब हो गया। जब हम इन दोनों को, सबसे पहले इसकी साइड 3 है, ये भी बेटा 3 हो जाएगी, है ना। यहाँ पर भी 3 होगी, यहाँ पर भी 3 होगी, यहाँ पर भी 3a 3a 3। ठीक है, क्यूब के तो हमें पता है साइड इक्वल होती हैं। अब जब इन दोनों को ऐड करा गया, मतलब मिलाया गया, तो हमारे पास बेटा क्या बना, एक क्यूबॉइड बना। क्या बना बेटा, क्यूबॉइड बना। अब एक बात बताओ, सिंपल सी चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर जब हम इनको ऐड करेंगे, मतलब एंड टू एंड इनको ज्वाइन कर देंगे, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम बन जाएगी ना। ठीक है, मतलब ये दोनों चीज ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 और 3 बेटा कितना हो गया, 6 से हो गया। लेकिन हाइट में कोई चेंज नहीं आएगा, हाइट बेटा क्या रहने वाली है, 3a रहने वाली है। ठीक है, और ब्रेथ में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ब्रेथ में भी कोई चेंज नहीं आएगा, बस किस में चेंज आएगा, हमारी लेंथ में चेंज आने वाला। तो हमारे पास जो क्यूबॉइड के, हमारे पास जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो हमें पता चल गई है। तो हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। आइए करते हैं। टोटल सरफेस एरिया का हम सबको फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है, 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस में HF। क्लियर है भाई। ठीक है, इस तरह से हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले, इसको हटा देते हैं। अब वैल्यूज को पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें L की, तो L बेटा ये वाली चीज हमारी L हो जाती है, ये हमारी हाइट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी बेटा, हमारी ब्रेथ हो जाएगी, है ना। तो L हमारे पास है 6 है। अगर हम ब्रेथ की बात करेंगे तो 3 है। फिर से अगर हम ब्रेथ की बात करेंगे तो 3 है, H की बात करेंगे तो 3 है। L है हमारा 6 है, और इंटू में क्या हो जाएगा हमारा 3। मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 6 3 18, और a और a की मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, 3 3 9 9a स्क्वायर, और ये 6 3 18, और ये आ गया a स्क्वायर। जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 प्लस में 36a स्क्वायर प्लस में 9a स्क्वायर। ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45a स्क्वायर, है ना। 45 इंटू में 2 करेंगे तो आपके पास जो बेटा आंसर आ गया वो आ चुका है आपका 90a स्क्वायर, एंड द C इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, सिंपल है। बुक का क्वेश्चन है, NCERT का, देख रहे हो सैंपल पेपर में ही है। तो सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से, बस वहां पे क्या था NCERT में, वहां पे आपको वैल्यूज अलग दे रखी थी, यहाँ पे अलग दे रखी। क्लियर है, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको NCERT भी पढ़नी है, क्योंकि NCERT से भी आपका क्या आता है, पेपर में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बढ़िया है। आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द HCF ऑफ 2 नंबर्स। HCF ऑफ 2 नंबर्स दे रखा है कितना, 116 दे रखा है। LCM कितना दे रखा है,
1740 and the one number is 580, then the other number is, सिंपल सी चीज हमें एक पता है कि HCF LCM और दो नंबर्स के बीच में रिलेशन क्या होता है HCF इनटू में LCM इक्वल में वो दोनों नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट की क्या होता है बेटा, इक्वल होता है। ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट है, हैशटैग कॉन्सेप्ट लगा देते हैं ना। अब सिंपल हमें क्या करनी है, वैल्यूज को पुट कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। HCF कितना है बेटा, हमारा है 116, इनटू में LCM कितना है, ये रहा हमारा, और एक नंबर दे रखा है 580, दूसरा नंबर हमें निकालना है, मान लेते हैं B हमें निकालना है ना। ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा और इक्वल में बेटा क्या चल रहा है, हमारा B चल रहा है। इसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको काटोगे 2 से तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 18। इसको काटोगे 2 से तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, एक कैरी हुआ तो 6 2 ज़ा 18, ठीक है। 0 से 0 चला गया, इसको काटोगे तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 और 348 बेटा B की वैल्यू आपके पास आ चुकी है ना। तो ये आ गया बेटा आपका कौन सा नंबर, दूसरा नंबर आपको मिल चुका है, ये हो गया आपका B ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। सिंपल ये कॉन्सेप्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका if 10 of the quadratic polynomial, अगर मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है और उसका एक जीरोस आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको 3 दे रखा है और ये रही हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन द वैल्यू ऑफ k। अब जीरोस का मतलब तो आपको पता ही है कि अगर जीरो मतलब x की वो वैल्यू या अगर हम उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो पूरी की पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। तो हम सेम वही करने वाले हैं, यहाँ पर एक जीरो दे रखा है, पॉलिनोमियल ये दे रखी है आपको, तो आपको हमेशा क्या करना है, ऐसे केस में हमेशा x की वैल्यू पुट कर दो, जीरो के इक्वल कर दो उस पॉलिनोमियल को। तो यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं एंड क्या कर देंगे बेटा, जीरो के इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा हमारा 9k 5 3 ज़ा 15 प्लस में k इज इक्वल टू में 0। 9k और k कितना हो जाएगा 10, प्लस का 15 है उधर जाके बेटा माइनस हो जाएगा, ये आ गया -15, 10 मल्टीप्लाई में है नीचे आके डिवाइड में, एंड अगर हम कैंसिल आउट करेंगे 5 की टेबल से तो 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ चुकी है माइनस का 3/2, हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, हमेशा जब भी जीरोस की बात करें वैल्यू को पुट करो एंड जीरो के इक्वल करो। चलो तो इसी बात पे हमारा आ चुका है ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं बेटा, अपने बोल रखा है 5th क्वेश्चन, इफ वी ज्वाइन 2 हेमिस्फीयर्स, अगर 2 हेमिस्फीयर्स है और उनको हम ज्वाइंट करते हैं ऑफ सेम रेडियस, दोनों सेम रेडियस के हैं, अलोंग विद देयर बेस, बेस से ऐड करते हैं तो हमारे पास, हमें पता है कि स्फीयर जो होता है हेमिस्फीयर का हाफ होता है, अगर हम 2 हेमिस्फीयर को ज्वाइंट कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्या मिल जाएगा, स्फीयर मिल जाएगा। क्लियर, सिंपल। चलो आगे बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इफ द पेयर ऑफ लाइंस आर कोइंसिडेंट, अगर मान लो कोई लाइंस है जो कि क्या है, कोइंसिडेंट है। अब कुछ याद आ रहा है, कोइंसिडेंट कौन सी लाइंस होती है बेटा, उनके जो सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट वो लाइन होती है जैसे मान लो एक लाइन दे रखी है और दूसरी वाली इक्वेशन की लाइन इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर है, तो हमें पता है इसके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कैसे होते हैं बेटा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो पढ़ते हैं। बोल रखा है देन वी सी दैट द पेयर ऑफ लाइन इज कंसिस्टेंट, हमें पता है कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट होती है, देन एंड इट हैज अ, कैसे सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत बार मीट कर रही है, हमें नहीं पता कितनी बात मीट कर रही है, बहुत ही कंटिन्यूस चलती जा रही है लाइन है, तो इसलिए जो सॉल्यूशंस हो जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखना है आपको। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिगो का क्वेश्चन है, ये वैल्यूज के ऊपर है, x इंटू में cot 45 डिग्री इंटू में cos 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री इंटू में sin 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ x हमको बताना है। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो cot 45 की वैल्यू हमें मालूम है 1 होती है, cot 60 की वैल्यू बेटा हमें पता है 1/2 होती है, sin 30 की बात करें तो 1/2, sin 90 की बात करें तो 1। देखो सिंपल सिंपल सब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 1/2 से 1/2 गया, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ गई, 1 आ गई। कितना सिंपल क्वेश्चन था, 2 सेकंड भी आपको 2 सेकंड लगने हैं बस आपको इनको सॉल्व करने में, 1 मिनट भी नहीं लगना, ठीक है। तो इस तरह के पेपर आपके क्वेश्चंस में, पेपर में आपके इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो
द डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका क्वेश्चन आ चुका है। हमें क्या निकालना है बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। सभी का आता होगा, कॉन्सेप्ट है। डी की फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका डिस्क्रिमिनेंट निकालने का, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना, यही फॉर्मूला होता है। यहां से हम कंपेयर करेंगे ए बी सी। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो क्या होता है बेटा ए, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो हमने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। और बी जो एक्स के साथ होता है वो बी हो जाता है, और जो अकेला है वो हमारा कांस्टेंट मतलब सी, यहाँ पे आ गया 1, है ना। ये हो जाएगा 4 4 16 माइनस का 4, और ये आपका आ चुका है डी की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है आपकी, 12 आ चुकी है। तो ये हो चुका है आपका आंसर, समझ आ गई, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड दिस इज फॉर ट्राइंगल। इन ट्राइंगल एबीसी इट इज गिवन दैट कि ए बी जो है बेटा वो कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, और आगे बोल रखा है, क्या बोल रखा है बेटा कि ए सी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। ए डी हमारा बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर वो भी किसका है, एंगल ए का है। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि वो उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल के क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हमें बताना है बी डी रेशियो डी सी हमारा कितना होने वाला है। बाइसेक्टर की थ्योरम आपको पता ही होगी कि जो हमारे ट्राइंगल्स हैं उनकी साइड्स क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल हो जाती है। मतलब ए बी अपॉन है बेटा, ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा ए सी, और इज इक्वल्स टू में बी डी अपॉन बेटा क्या हो जाएगा आपका डी सी हो जाएगा, ठीक है। बाइसेक्टर थ्योरम है, ये हमें पता है। अब ए बी देखो जरा ध्यान से, कितना है 6 है, तो ए सी कितना है बेटा आपका 8 है, और बी डी और डी सी अपॉन में इसके इक्वल है। कैंसिल आउट कर देंगे, सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और आपके पास ये आ चुका है 3/4 आंसर। वो भी किसका रेशियो चाहिए था, हमें बी डी अपॉन में डी सी का रेशियो चाहिए था, तो ये आपके पास आ चुका है 3:4 इसका आंसर, एंड ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। तो ये जो सैम्पल पेपर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, और ये बुक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि आपको इस बुक में मिल जाएंगे बेटा, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं मिल पाते उनको। तो इस बुक में बेटा आपके पास हर एक चैप्टर के एमसीक्यू प्लस लॉन्ग आंसर प्लस शॉर्ट आंसर, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, सारी की सारी चीजें हर एक चैप्टर के। तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये बुक, क्योंकि आपके पास में सारे चैप्टर वाइज क्या है क्वेश्चंस है, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, प्राइम फैक्टर निकालना है, सिंपल सी चीज है, रियल नंबर्स का चैप्टर है। क्या बोल रखा है 1584 का हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। सबसे पहले एक छोटा नंबर लेंगे जो इसको डिवाइड कर दे, क्या है 2 है, तो कर देते हैं। 7 2 14, एक कैरी हुआ तो क्या हो गया, फिर आ जाएगा हमारा 2, फिर 2 से जाएगा बेटा 2 3 6, एक कैरी हुआ 6 2 18, ठीक है। फिर आएगा 2 1 2 आ गया, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 9 आएगा ना, 9 2 18, यहाँ पे आ गया आपका 7, फिर 9 2 18, फिर आ गया बेटा आपका 2, फिर 2 से जाएगा, है ना। फिर आपका आ जाएगा कितना 3 2 6, एक कैरी हुआ, फिर आपका 9 आएगा, फिर एक कैरी हुआ, फिर कितना आ गया बेटा आपका 6, फिर 2 से जाएगा 2 1 2, एक कैरी हुआ, फिर 9 आया, फिर एक कैरी हुआ, फिर बेटा कितना आ गया 8 आ गया। फिर बेटा ये 2 से जाने वाला है ना, कितने टाइम्स 9 टाइम्स, फिर एक कैरी हुआ 9 टाइम्स, फिर अब ये जाएगा 3 से 33, फिर जाएगा बेटा ये 11 से, या हम 3 से भी कर सकते हैं इसको, 3 से कर दो, ये 11 आ गया, और कितने टाइम्स आएगा 11 टाइम्स आएगा। तो फैक्टर्स क्या क्या बने देखो, 2 की पावर बेटा 4 इंटू में 3 की पावर 2 और इंटू में बेटा क्या आ गया 11। तो कोई सा ऐसा ऑप्शन आपका नजर आ रहा है, हाँ नजर आ गया मैम। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, डी ऑप्शन आपका आ रहा है, सिंपल। चलो भाई इसी बात पे आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल चैप्टर का ये क्वेश्चन है, और क्या बोल रहा है आपसे कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आप सभी लोगों को पता होगा क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। क्या बोल रखा है कि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना। तो क्या करेंगे, हमारे पास 6x² है, माइनस का 4x है, प्लस का बेटा क्या है आपके पास 9 है ना। अब अल्फा इंटू में बीटा, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि किसके इक्वल होता है, c/a के। c आपके पास क्या है बेटा 9 है, और a जो x² के साथ होता है वही क्या हो जाता है, a हो जाता है। काट देंगे, हमारे पास आंसर आ गया कितना बेटा 3/2, एंड c इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बच्चों, है ना। चलो इसी बात पे आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड ये है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन, जो कि आपसे बोला गया है द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर।
हमें सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड आप सभी लोगों को पता है क्या? देखो एक मान लो ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, इसका बीच वाला जो कोऑर्डिनेट होगा, ये बीच वाला जो पॉइंट है, ये इसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। तो ये हमें निकालना है। तो किस तरह से हम सेंट्रॉइड निकालते हैं? सिंपल से चीज है। सेंट्रॉइड निकालने का तरीका होता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में बेटा क्या हो जाता है 3, ठीक है, x कोऑर्डिनेट आया। अब इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो तीनों के y को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, अपॉन में 3 कर दोगे, ऐसी, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा आपका क्या, सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट से रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं, 1,2, फिर b का बेटा कितना दे रखा है, -1,3, एंड c का बेटा आपको कितना दे रखा है, 3, -1। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्व करना। देखो भाई, ये आप सभी लोगों को पता है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 है ना। तो वैल्यूज को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा 1 -1 प्लस का 3 अपॉन में 3। पहले मैं इसका निकाल रही हूँ, ठीक है। फिर y1 प्लस y2 और प्लस y3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको कैलकुलेट कर देना है। +1 से -1 चला गया है ना। यहाँ पे क्या बचा बेटा आपके पास, 3 अपॉन में 3, और क्या है 2 3 5, 5 में से एक गया, कितना बचा 4, ठीक है। ये हो गया आपका प्लस का 4 अपॉन में 3। इसको काटोगे तो बेटा ये आ जाएगा 1 और ये आ गया आपका 4/3। तो आपका आंसर आ चुका है सी ऑप्शन। x कोऑर्डिनेट आ रहा है आपका 1 और y कोऑर्डिनेट आ रहा है आपका 4/3। क्लियर? तो ये भी हैशटैग कॉन्सेप्ट डालो। चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा इसी बात पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये भी आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जिसमें आपसे क्या बोला गया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे ए और बी के। ए के कोऑर्डिनेट्स है बेटा -3, a, और बी के बेटा कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1, a+4। आपको क्या बोल रखा है, मिड पॉइंट ऑलरेडी आपको दे रखा है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, है ना। ए की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है मान लेते हैं वो ए बी है, जो कि -1, 1 है, ठीक। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, फिर से हैशटैग कॉन्सेप्ट डालो। ए बी जो होगा बेटा, अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, फिर y1 प्लस y2 अपॉन में क्या हो जाता है बेटा 2, ठीक है। ये हमारा मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है। मिड पॉइंट ऑलरेडी दे रखा है, तो वैल्यूज को पुट करो एंड गेट द आंसर। ये -3 x2 है हमारे पास 1 अपॉन में 2, ठीक है भाई। मैंने यहाँ पे कर लेते हैं, कितना आ जाएगा बेटा आपका, y1 कितना है आपके पास, a है, और y2 बेटा आपके पास है a प्लस में 4 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा हमारा -1। ये आ जाएगा -2 अपॉन में 2, और ये a और a बेटा कितना हो गया, 2a प्लस में 4 अपॉन में 2। ये काट पीट के -1 आ जाएगा, है ना। ये आ गया -1, और ये देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर निकालो, क्या बचा, a प्लस 2 से 2 चला गया। अब हमें पता है अगर कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल हैं, तो x वाला x के इक्वल और y वाला बेटा y के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, x ऑलरेडी इक्वल है -1 के, हमें जरूरत है a किसकी, y कोऑर्डिनेट के इक्वल करने की, तो हम y कोऑर्डिनेट के इक्वल कर देते हैं। यहाँ बचा a प्लस 2, प्लस का 2 है बेटा इधर आके -2, तो a की वैल्यू आपको मिल गई है -1, and this is our B option is correct option। क्लियर बच्चों? सो सिंपल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है हमारा सर्कल क्वेश्चन। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लाइन इन सर्कल कैन नॉट बी पैरेलल, कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो सर्कल में पैरेलल नहीं होता। देखो पहला ऑप्शन क्या कहता है, द कॉर्ड हमारी पैरेलल हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो एक सर्कल है, यहाँ पे कॉर्ड दे दी, यहाँ पे कॉर्ड दे दी, ये दोनों कॉर्ड पैरेलल हो सकती है। कॉर्ड एंड टेंजेंट वो भी पैरेलल हो सकती है। मान लेते हैं यहाँ पर टेंजेंट बना दी, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो सकती हैं। तो टू टेंजेंट में पैरेलल हो सकती है। हमने देखा था एनसीईआरटी में, अगर आपने देखा हो, 2 डायामीटर बेटा, 2 डायामीटर कभी भी पैरेलल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, डायामीटर हमें पता है सेंटर से ही पास होता है ना, सेंटर से ही पास होता है। अगर दूसरा डायामीटर भी जाएगा तो बेटा इसी के ऊपर से तो जाएगा, तो मतलब 2 डायामीटर कभी भी पैरेलल नहीं हो सकते। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रखा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। इतनी सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहा है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। यहाँ पे हमसे बोल रखा है 2 डिस्टेंस दे रखे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। फिर से हैशटैग कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। हमें मालूम है अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो क्या होता है हमारे पास, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी गिवन है,
क्या गिवन है मैम, ए हमें दे रखा है 9,3 एंड बी हमें दे रखा है 15,15। क्या आप लोग निकाल पाओगे? बहुत इजी है, सिंपल कैलकुलेशन हमको करनी है। ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 और y2, तो x2 में से कहाँ गया, x2 में से x1 माइनस करेंगे, 15 में से 9 माइनस करेंगे और प्लस में 15 माइनस क्या कर देंगे बेटा, 3 का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? चलो अब कर देते हैं, 15 में से 9 जाएगा तो 6 का स्क्वायर, प्लस में 15 में से 3 जाएगा तो 12 का स्क्वायर। क्लियर है? अब सिंपल वैल्यूज को पुट कर देते हैं। 6 का स्क्वायर हमें पता है 36 होता है, 12 का स्क्वायर हमें मालूम है कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 180। कितना आ जाएगा बेटा, 180 आ जाएगा। अगर हम इसको ब्रेक करें तो देखो इस तरह से आपको देख करके इसमें दे रखा है, तो हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसको, क्या बेटा हम लिख सकते हैं इसको 36 इंटू में 5। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब 36 आप लोगों को पता है किसका स्क्वायर होता है, 6 का, तो बाहर निकल के 6 आ जाएगा और अंदर आ गया आपका √5 एंड दिस इज आवर आंसर। कहाँ है 6√5 यूनिट्स, ये रहा आपका आंसर। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर चैप्टर प्रोबेबिलिटी। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। हमें मालूम है 52 कार्ड्स हमारे टोटल होते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज इन ब्लैक एस। हमारे पास 52 कार्ड्स में 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, जिसमें से हमारे पास 2 ब्लैक होते हैं, है ना, और उसमें से बोल रखा है और हर किसी में 13 कार्ड्स होते हैं। तो हमसे बोल रखा है ब्लैक एस चाहिए, तो 2 ब्लैक कार्ड्स होते हैं 13, है ना, तो हर एक में एस होता है। तो हमारे पास ब्लैक केस जो होते हैं वो टोटल 2 होते हैं। तो टोटल मतलब जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया वो 2 हो गया और टोटल हम नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52। तो 2/52 को काटोगे तो ये आ जाएगा 1/26 एंड बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते बेटा। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं आर ऑफ रेड आई 17 सेंटीमीटर। सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझो। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है बेटा, आपका एक सर्कल के अंदर 2 सर्कल दे रखे हैं आपके। ठीक है, पहला सर्कल ये दे रखा है, अब इसी के अंदर बेटा दूसरा सर्कल दे रखा है। क्लियर? अब बोल रखा है कि रेडियस जो दे रखी है वो 17 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, मतलब बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 17 है और छोटे वाले की 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से ना एक लाइन जा रही है जो बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो हमें इसकी लेंथ बतानी है। मान लेते हैं AB है, ये हमारा C हमारे सेंटर है। अब हमें पता है रेडियस जब टेंजेंट के ऊपर गिरती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है 90। यहां से इसको ज्वाइन कर दो, यहां से इसको ज्वाइन कर दो। ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो गई तो ये 17 हो जाएगी और छोटे वाले सर्कल की रेडियस देखेंगे तो ये वाली है कितनी हो गई बेटा 8 हो जाएगी, है ना। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, किससे लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमें मालूम है h का स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर प्लस में हमें AC का स्क्वायर निकालना है। ये आ जाएगा 289, 8 का स्क्वायर 64 प्लस का इधर आके माइनस। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 225 स्क्वायर इधर आके रूट। तो AC की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ गई 15 आ गई। कितनी आ गई बेटा 15 आ गई। अब ये भी आपकी 15 है और ऑब्वियस सी बात है ये भी 17 है ये भी 18 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी 15। तो 15 और 15 कितना हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन है डी। ठीक, यहाँ पे 36 से रखा है, यहाँ पे 16, यहाँ पे 50, तो आपको जो आंसर आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है, जो कि आपका 30 सेंटीमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनो। सबसे पहले तो आपको ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं याद तो कोई नहीं, आप पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं। ये वाली जो साइड है इस वाली की सेम इक्वल है, मतलब ये 15 आए तो ये आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो 15 और 15 को ऐड कर दोगे तो आपके पास कितना आ गया 30 आ। सिंपल है। चलो इसको आगे बढ़ जाते हैं बेटा और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो रखा है द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x + 2y + 7 = 0 एंड आपके पास 2 इक्वेशन दे रखी है, आपको बताना है कि इसका जो सॉल्यूशंस है वो कैसे हैं, है ना। तो देखते हैं 3x + 2y प्लस में 7 = 0। दूसरी इक्वेशन बेटा 3x + 4y प्लस में 14 = 0। a1/a2 इक्वल में b1/b2 इक्वल में c1/c2। काट पीट के देखते हैं क्या इक्वल आ रहा है। ये भी 1/2 आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है और ये भी 1/2 आ रहा है। और मतलब क्या हुआ कि हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 अगर इक्वल हो जाता है, हैशटैग कॉन्सेप्ट डाल के लिख लो कि, तो इसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और लाइंस कैसी होती हैं आपकी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाती हैं।
है ना। ये चीज तो आप सभी को याद है, तो कैसे सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है, सिंपल सी चीज है। चलो आगे बढ़ जाते बेटा, तो ये हमारे एमसीक्यू खत्म है। अब हमारे पास 2 असर्शन रीजन बाकी है सेक्शन नंबर 1 के। चलो भाई पढ़ते हैं। इन द क्वेश्चन 19 एंड 20 द एलिमेंट ऑफ असर्शन रीजन, आपको पता है आपको रीजन दिया जाएगा, असर्शन दिया जाएगा, इन चारों पार्ट में से आपको बताना पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, बस कौन सा सही है वही बताना आपको। चलिए रीजन पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें असर्शन दे रखा है, बोल रखा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, मतलब बात करी जा रही है आपके सर्कल की। ये आपका सर्कल है, बोल रखा है कि आपको सेक्टर दे रखा है, सेक्टर का जो एंगल है वो कितना दे रखा है 60 डिग्री, रेडियस आपको दे रखी है 6, मतलब ये भी 6 और ये भी 6। एरिया जो है वो 132/7, क्या ये सही है, ये आपको निकाल के देखना पड़ेगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर आप सभी लोग को मालूम है क्या होता है, θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा बेटा कितना है 60 डिग्री, अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें पता है 6 इंटू में 6, काट पीट दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे एक कट गया, अब बचा 22 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये आ जाएगा 6 2 12, मतलब 132/7 ही हमारा आंसर आ रहा है, मतलब रीजन हमारा बिल्कुल सही है। तो अब आते हैं रीजन पे। रीजन क्या बोलता है बेटा, रीजन बोल रहा है द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस, द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस, अरे भाई ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस इज पाई आर स्क्वायर। वहां पर हमारे सेक्टर की बात हो रही थी, यहां पर हमारे बात हो रही है एरिया ऑफ सर्कल की। क्या बताओ ये इन दोनों का कोई रिलेशन है? सेक्टर अलग चीज है, सर्कल अलग चीज है, क्या इसमें ये जो रीजन है क्या इसका कोई यूज हुआ है इसमें? बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन हमें पता है कि रीजन एरिया ऑफ सर्कल जो है पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि इसका उसमें कुछ यूज नहीं हुआ, दोनों का कोई मेलजोल है ही नहीं, दोनों अलग अलग चीज है ना। तो हमारा पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? पहला ऑप्शन ही कहता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ही नहीं क्योंकि वो दोनों अलग अलग चीज है, तो पहला ऑप्शन तो है नहीं। एंड अगर हम बात करें बी ऑप्शन की, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? असर्शन सही है, रीजन सही है, लेकिन वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। सी क्यों नहीं होगा? असर्शन सही है, रीजन गलत है, लेकिन हमारे पास तो दोनं सही है। ऐसे हमारा डी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं असर्शन गलत है, रीजन ट्रू है, हमारे पास तो दोनों ही सही है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया बेटा? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से आपको देखना है कि इन दोनों का कोई मेल जोल हो रहा है या नहीं हो रहा। अब देखो नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, x² + 5x + 7 हैज नो रियल जीरोस। रियल जीरोस नहीं है, मतलब इमेजिनरी है, तो हम पता लगा लेते हैं कि है या नहीं है, ताकि हमें पता चल जाए कि असर्शन सही है या नहीं है। अब कैसे पता लगाएंगे मैम? डी वाले फॉर्मूला लगा दो, b² - 4ac, b बेटा आपका कितना है 5 का स्क्वायर - 4a और c, ये आ गया 25, 7 चौक 28, ठीक है। ये आ गया -3, मतलब -3 आ रहा है, तो मतलब कभी भी 0 से छोटी वैल्यू है तो हमें पता है नो रियल रूट्स होते हैं, नो रियल जीरोस होते हैं, तो हमारा असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन की बात करते हैं, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस। बोल रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 2 जीरोस होते हैं, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। मतलब दोनों ही क्या है बेटा? अलग अलग चीजें हैं, दोनों ही क्या है? अलग अलग चीजें हैं, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा फिर से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी बात पे हमारा क्या हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है। चलो अब बढ़ जाते हैं बेटा अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है हमारा सेक्शन बी। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा सेक्शन ए। अब सेक्शन बी में बेटा हमारे पास मिलते हैं आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जो कि है आपके 5 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि बोलता है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड। मिनट हैंड है आपकी, जो क्लॉक पे मिनट हैंड वाली होती है, सुई जो होती है, उसकी जो लेंथ दे रखी है वो आपको 28 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट। देखो सर्कल दे रखा है, ये आपके पास सर्कल है और बोल रखा है कि मिनट हैंड है, ठीक है। मान लेते कोई यहाँ पे मिनट हैंड दे रखी है, ठीक है। बोल रखी है उसकी जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 28 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब उससे कितना मिनट कवर करा, 1 मिनट उसने कवर करा। मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करा उसने और यहाँ पे 1 मिनट, सिर्फ उसने 1 मिनट कवर करा, तो यहाँ पे थी पहले और यहाँ पे आ गई। अब हमें बता रहे हैं कि 1 मिनट में उसने कितना एरिया कवर करा। दोनों की लेंथ सेम है, यहाँ पे थी तो यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता लगाना पड़ेगा इसका एंगल, एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमें पता होना चाहिए क्या, इसका थीटा कितना होने वाला है, क्योंकि हमें एरिया ऑफ सेक्टर का तो फॉर्मूला मालूम ही है। क्या होता है बेटा एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, यही होता है। थीटा नहीं पता, पाई पता है और आर भी पता है, बस हमें थीटा निकालना है। तो थीटा कैसे निकालेंगे, एक चीज पता होगी आपको कि अगर मान लो ये सुई यहाँ से स्टार्ट होती है, पूरा घूमती है, तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमती है, 360, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट में बेटा वो कितना डिग्री घूमती है, 360 घूमती है। अगर मुझे 1 मिनट का निकालना है तो हम क्या करेंगे बेटा, किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या कर देंगे, इसको 60 से डिवाइड। तो आपके पास बेटा 1 मिनट का कितना डिग्री आ गया, 6 डिग्री आपके पास आ चुका है ना। एंगल आपको पता चल गया है। अब सीधा आपको क्या करनी है, वैल्यूज को पुट कर देना है एंड गेट योर आंसर। फॉर्मूला पुट करेंगे, थीटा बेटा आपका कितना है, 6 डिग्री अपॉन में 360 इंटू में पाई की वैल्यू बेटा 22/7 और आर आपका कितना है, 28 इंटू में 28। कैलकुलेट करते हैं एंड आपका आंसर आ जाएगा। चलो सबसे पहले आपका 6 से ये चला गया, 60 आ गया, है ना। ये आ जाएगा आपका 7 4 28, 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा बेटा आपका 30 और ये आपका आ जाएगा 50, ठीक है। अब ऊपर बचा आपका कितना, 22 इंटू में बेटा आपका कितना बचा, 28 अपॉन में कितना आ गया, 15। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। 28 इंटू में 22 करेंगे तो आ जाएगा 8 2 16, 2 2 4 56, 8 2 16, 2 2 4 और 56। ये आ गया आपका 11, ये आ गया 616। अब किससे डिवाइड करना है, 15 से डिवाइड करना है। तो 15 से जब डिवाइड करोगे तो पहले 60 जाएगा, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, है ना। फिर जब एक कैरी आएगा तो 16 आएगा, तो मतलब 15 1 से जाएगा, फिर कैरी होगा तो बचेगा 1, ठीक है। तो आपका आ जाएगा ये 41.0 कुछ आ जाएगा, 06 आएगा, ठीक है। तो लगभग 41.06 आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके ये बेटा आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। और ये बात ध्यान रखना, यूनिट किस में है बेटा आपकी, सेंटीमीटर में है, तो एरिया हमेशा बेटा आपका किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। बस आपको क्वेश्चन में चेंज आ सकता है कि यहाँ पर आपका 1 मिनट पूछा, आपका 5 मिनट पूछ लेगा। 5 मिनट का कैसे निकालेंगे मैम, 1 मिनट निकाला, 5 मिनट को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 10 मिनट का पूछ लेगा, 45 मिनट्स का पूछ लेगा। पैटर्न इसी तरह से आना है, बस आपकी वैल्यूज में चेंज आ जाएगा। करना सब कुछ आपको इसी तरह से ही। क्लियर है। चलो बेटा आगे बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यही आपका आंसर आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 3rd चैप्टर से, बोल रखा है यूज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। 2 इक्वेशन दे रखे हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब बच्चे क्या करते हैं कि अगर स्पेसिफिकली बोल रखा है ना बेटा तो एलिमिनेशन मेथड से करना है, तो वो एलिमिनेशन मेथड से ही करना है। ये मत करना कि एलिमिनेशन से बोल रखा है हमने सब्स्टिट्यूशन से कर लिया तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर मान लो स्पेसिफिकली नहीं बोल रखा तो आप कोई सा ही मेथड लगा सकते हैं, लेकिन अगर बोल रखा है तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। बोल रखा है ax प्लस बी वाई माइनस का a प्लस में b इज इक्वल टू में 0, bx माइनस का a वाई माइनस a और माइनस b इज इक्वल टू बेटा 0, है ना। 2 इक्वेशन दे रखी हैं आपको। अब क्या करना है मैम, एलिमिनेशन करना है, मतलब एक वेरिएबल को आपको सेम बनाना पड़ेगा, जब भी तो हम कैंसिल आउट कर पाएंगे। अब क्या करूंगी मैं, मल्टीप्लाई कर दूंगी ऊपर वाली इक्वेशन को a से और नीचे, सॉरी ऊपर वाली इक्वेशन को b से और नीचे वाली इक्वेशन को बेटा a से, ठीक है कर दिया। अब कैसे पता चलेगा हमें a से और b से करना है, देखो x को अगर मुझे सेम बनाना है, यहाँ पे क्या है b है, तो ऊपर वाले को b से कर दो, यहाँ पे x के साथ a है तो नीचे वाले को a से कर दो, मतलब क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है आपको। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा abx प्लस बी स्क्वायर वाई, सबसे करना है माइनस ab प्लस में b स्क्वायर और इज इक्वल टू में 0। इसको भी ऐसे कर दो, abx माइनस a स्क्वायर वाई माइनस a स्क्वायर
और माइनस का ए बी इसी क्वेश्चन में क्या आ गया बेटा 0। ठीक है, ये मान लेता है फर्स्ट इक्वेशन और ये क्या है बेटा आपके सेकंड इक्वेशन है। दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो देखते हैं कैसे कैसे आ जाएगा मेरे पास। देखो ऐड करेंगे, सबसे पहले ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, या हम माइनस कर देते हैं, एक काम करते हैं माइनस करते हैं, तो आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस का है प्लस, माइनस का है प्लस, माइनस का है प्लस, साइन चेंज कर देते हैं हम। ठीक है, प्लस माइनस कट गया, ये दोनों प्लस के हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैंने y कॉमन निकाल लिया। ठीक है, देखो ये भी प्लस के हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब ये माइनस का और एक प्लस का तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वल में बेटा कितना आ गया आपका 0 आ गया। ये दोनों बेटा आपके प्लस के हैं उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास ये बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में y, और दोनों प्लस के थे उधर जाके माइनस हो जाएंगे। दोनों में से बेटा माइनस कॉमन आ रहा है तो बाहर निकाल लो ताकि कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। क्या आपको कटता हुआ नजर आ रहा है ये? तो y की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ गई है, -1 आ गई मैम। ठीक है, -1 आ गई। बस अब निकालना क्या है बेटा, x निकालना है। y आ गया आपका, सिर्फ आपको क्या निकालना है, अब x निकालना है। तो x कैसे निकालें, कोई भी इक्वेशन पकड़ लो, ये वाली पकड़ लो और इसमें वैल्यूज पकड़ दो, चारों इक्वेशन में से कोई सी वैल्यू पकड़ लो, आंसर आपका आ जाना है। ठीक है, मैं पहली वाली उठा लेती हूँ, ax ये रखा है। ठीक है, प्लस बी बाय y की जगह क्या रख दूंगी, -1, यहाँ -a प्लस बी दे रखा है, -a प्लस बी इज इक्वल्स टू में 0। यह आ गया ax प्लस माइनस माइनस -a प्लस बी इज इक्वल्स टू में 0। प्लस बी से माइनस बी चला गया, माइनस का ए है बेटा उधर जाके प्लस का ये हो जाएगा। कैंसिल आउट करोगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, आपके पास आ चुकी है कितनी आ गई, 1 आ चुकी है ना। तो आपके पास y आ चुका है -1 और x आ चुका है आपका 1। एक बार दोबारा से समझ लो क्या करा है हमने। सबसे पहले b और a को मल्टीप्लाई करा, देन साइन चेंज करके कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, कैंसिल आउट करके यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कैंसिल आउट करके y की वैल्यू -1 आ गई। देन कोई सी भी इक्वेशन में जो आपका मन करे उसमें पुट कर सकते हो और x की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान से सुन लेना इसको। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते बेटा आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रखा है 23, विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द रूट्स आर इक्वल। विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, इसको बिना सॉल्व करे हमें क्या निकालना है बेटा, p की वैल्यू निकाल देनी है। सिंपल, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, d वाला फॉर्मूला लगा देंगे। px स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6 इज इक्वल टू में 0, इस तरह से आपको दे रखा है। ठीक है, आप क्या करना है, डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आप सभी लोगों को पता ही है बी स्क्वायर माइनस का क्या होता है 4ac, कंपेयर करो एंड वैल्यूज को पुट कर डालो। आ जाओ, बी क्या है बेटा आपका 9 माइनस 9 का स्क्वायर, और क्या बोल रखा है, और एक और चीज बोल रखी है यार, ये तो हम पढ़ना भूल ही गए, रूट्स आर इक्वल। रूट्स क्या है, इक्वल है। रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब डी जो है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। हैशटैग कॉन्सेप्ट डाल के लिख लो, जब भी रूट्स इक्वल होंगे तो डी हमेशा किसके इक्वल होता है, 0 के। तो डी बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, आपके 0 के इक्वल हो जाएगा, है ना। माइनस का 4ac, ए बेटा आपका p है और c आपका माइनस का 6 है। ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 6 24p, प्लस का 81 इधर आके माइनस 81, 24 मल्टीप्लाई में या एक एक करके स्टेप लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आ गया। प्लस का मल्टीप्लाई में नीचे आके बेटा डिवाइड में हो जाएगा, और ये आ चुका है आपका आंसर। ठीक है, क्या आ गई बेटा आपकी p की वैल्यू, ये आ चुकी है आपकी माइनस का 81/24। क्लियर है बच्चों, वैसे ये 3 से कट जाएगा, काट देना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारी चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हुई। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि आपकी इस बुक में आपका लेटेस्ट 2023 का सैंपल पेपर दे रखा है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है वो किस पैटर्न से आने वाला है, किस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और किस तरह से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो उस सैंपल पेपर को बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि इस चीज की हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पे उन्होंने काट दिया है। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड 24 क्वेश्चन सिंपल है ये भी यार। क्या बोल रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस, अगर मान लो अल्फा और बीटा जीरोस दे रखे हैं तो हमें पॉलिनोमियल दे रखे हैं। क्या दे रखे बेटा, पी वाई इज इक्वल टू में 3y स्क्वायर प्लस का 5y और प्लस का 2, और बोल रखा है देन फाइंड दिस। हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस अल्फा इंटू में बीटा प्लस बीटा। क्या आपको इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस, याद है? देखो अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं साथ लिखूं तो ये हमारा बना रहा है सम ऑफ जीरोस, और अल्फा इंटू में बीटा को साथ लिखूं तो ये क्या बना रहा है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या यार आप लोगों को याद है कि कैसे हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते थे? देखो सिंपल सी चीज है, अगर हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है तो माइनस बी बाय ए का यूज करते थे। तो बी क्या है बेटा यहाँ पे, जो y के साथ है वो हमारा b हो जाएगा, मतलब -5, और a जो y स्क्वायर के साथ है तो अल्फा प्लस बीटा -5/3 आ चुका है। अब क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू में बीटा c बाय ए, क्या करना है? c बाय ए। c बेटा आपका कितना है? 2 है, और a बेटा आपका कितना है? 3 है, तो आपके पास c भी आ चुका है। सिंपल, आपको क्या करनी है? वैल्यूज को पुट एंड योर आंसर आ चुके हैं। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस का 5/3, अल्फा इंटू में बीटा 2/3, सॉल्व कर देंगे, बेस सेम है, -5 प्लस का 2, -3/3 करोगे तो माइनस का 3 आपका क्या आ जाएगा बेटा? इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, चलो तो ये आ चुका है -1 आपका आंसर। तो एंड बोल रखा है 25 क्वेश्चन, फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी। क्या फाइंड करना है आपको? 25th टर्म। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगी, फिर से हैशटैग कॉन्सेप्ट डाल के लिख लेना। क्या मैम कि अगर हमें A25 निकालना है तो हमें मालूम है हम उसको क्या कर देते हैं? A प्लस में 24D लिख लेते हैं। अगर जिस बच्चे को नहीं पता तो मैं इसके लिए फॉर्मूला भी लिख देती हूँ। हमें पता है A प्लस में n-1D होता है ना? हमें n कितना दे रखा है बेटा? 25। a प्लस में 25 माइनस 1 इंटू में d, ये आ जाएगा a प्लस में 24d। तो सिंपल हम डायरेक्टली ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। अब a और d चाहिए तो हम क्या करेंगे? a b में से a और d निकाल लेंगे। आ जाओ, a p क्या दे रखे? -5 माइनस 5/2 0 और 5/2। a तो हमें पता है कितना है, फर्स्ट टर्म हमारी -5 होती है। अब d कैसे निकालेंगे? ये भी हमें मालूम है। क्या होता है बेटा? a2 माइनस a1, ये a1 है, ये a2 है, माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? आंसर देखो, इसका माइनस और एक इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा -5, 5 2 10, और ये आ गया आपके पास आंसर। d आपके पास बेटा कितना आ गया? 5/2 आ चुका है। सिंपल है, वैल्यूज को पुट करो एंड आपका आंसर निकाल लो। a कितना है बेटा? -5, 24, d आपका कितना है? 5/2। काटोगे तो कितना आ जाएगा? इससे 12 चला गया, एंड 12 5 जा कितना हो जाता है बेटा? 60। ये आ जाएगा माइनस करके आपका 25th टर्म बेटा कितना आ चुका है? आपका 55 आ चुका है। सिंपल है, बस हमेशा आपको यही करना है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, and this is all about our section number B.